करें। दोस्तों गुड इवनिंग। आज की अपनी करंट पर्सपेक्टिव सीरीज में हम बात करने वाले हैं ग्रेट निकोबार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में, जो पिछले काफी टाइम से अखबारों में सुर्खियां बने हुए हैं, जिसको लेकर अलग अलग टाइप की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। तो आज हम इसको डिटेल में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीलिम्स मेंस सभी चीजों को कवर करते हुए डिस्कस करने वाले हैं। तो ये ग्रेट निकोबार जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, इसको समझने से पहले हमें समझना चाहिए कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्या है। तो भारत के साउथ के अंदर जो हिंद महासागर है, उस हिंद महासागर में जो ईस्ट वाला हिस्सा है, जिसको हम बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी कहते हैं, वहां पर दो बड़े द्वीपों की ग्रुप है। तो ऊपर की साइड में द्वीपों का ग्रुप है, उसका नाम है अंडमान, और नीचे की साइड में जो द्वीपों का ग्रुप है उसका नाम है निकोबार। अंडमान और निकोबार जो द्वीप है, वो कोई एक एक द्वीप नहीं है, ये आर्चीपेलागो है, बहुत सारे द्वीपों का समूह है। तो हम थोड़ा सा बेसिक जानकारी पहले अंडमान और निकोबार के बारे में प्राप्त करें, उसके बाद इसके बारे में कुछ बातें करना शुरू करें। तो आपके ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो फिजिकल ज्योग्राफी है, उसकी बेसिक जानकारी के हिसाब से अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में देखोगे तो आप जो अंडमान जो द्वीप समूह है, उसमें ऊपर की साइड में चार बड़े मेजर आइलैंड हैं, जिनमें सबसे इधर की साइड में देखोगे तो नॉर्थ अंडमान है, फिर उसके बाद में मिडल अंडमान है, फिर उसके बाद साउथ अंडमान है, और उसके बाद में लिटिल अंडमान है। उसके बाद निकोबार की अगर आप बात करोगे तो सबसे ऊपर है कार निकोबार, फिर उसके बाद में है ग्रेट निकोबार, और बीच में आता है लिटिल निकोबार। तो सबसे साउथ में इंडिया का जो हिस्सा है उसका नाम है ग्रेट निकोबार, उसके ऊपर आता है वो लिटिल निकोबार, और सबसे ऊपर आता है कार निकोबार। तो तीन नाम तो निकोबार के, जिसमें कार, लिटिल और ग्रेट निकोबार, और चार नाम अंडमान के, नॉर्थ, मिडल, साउथ और लिटिल अंडमान। अब कुछ फिजिकल फीचर्स की बात करें तो इंडिया का सबसे साउथ वाला पॉइंट जो है वो ग्रेट निकोबार के ऊपर स्थित है, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। ये जो ग्रेट निकोबार और अंडमान वाला क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र में सबसे ऊंचाई वाली कोई अगर जगह है तो वो नॉर्थ अंडमान के अंदर है एक सैडल पीक, और उस सैडल पीक की ऊंचाई है 737 मीटर। तो सबसे साउथ वाला इंडिया का पॉइंट है वो तो है इंदिरा पॉइंट, और इस अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची पहाड़ी का नाम है सैडल पीक, और उसकी ऊंचाई है 737 मीटर। दूसरी एक और बात, इंडिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी आइलैंड जो इसी क्षेत्र में है, जिसका नाम है बैरन आइलैंड, जो साउथ अंडमान के इस क्षेत्र में स्थित है। तो ये एकमात्र इंडिया का सक्रिय या एक्टिव वोल्केनो है। उसके बाद इसके ऊपर एक और छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम है नारकोंडम आइलैंड। ये भी इंडिया का वोल्केनिक आइलैंड है, यानी कि ज्वालामुखी उद्गार से बना हुआ आइलैंड है। उसके बाद आप बात करोगे तो ये अपना जो साउथ अंडमान है, इसके ऊपर इस अंडमान और निकोबार जो इंडिया की यूनियन टेरिटरी है, यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें इस अंडमान और निकोबार की राजधानी है, जिसका पहले नाम पोर्ट ब्लेयर था, आजकल जिसका नाम रखा गया है श्री विजयपुरम। सन 2024 में भारत सरकार के द्वारा अंडमान और निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम रखकर बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया गया। ये पहला नाम अंग्रेजों की लेगेसी को दर्शाता है। अंग्रेजों के एक नेवी के कमांडर थे जिसका नाम था कैप्टन आर्चीबाल्ड ब्लेयर, उन्हीं के नाम पर पोर्ट ब्लेयर ये था। अब इसको कहा गया कि नहीं, हम आर्चीबाल्ड ब्लेयर के नाम पर नहीं रखेंगे, हम यहां पर आजादी के समय जो सेलुलर जेल थी, काले पानी की जेल, या हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने आजादी के लिए जो अपना जीवन का महत्वपूर्ण समय जेलों में गुजारा, या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के तहत जो इन क्षेत्रों में जो है वो जीत हासिल की, और जो वो शहीद और जो है वो स्वराज, दो आइलैंड, और यहीं से रेडियो पे संबोधित करते हुए महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता संबोधित किया। तो हम ऐसे में उन अंग्रेजों की लेगेसी को नहीं रखेंगे, और यहां पर पोर्ट ब्लेयर का नाम रखकर जो है वो हटाकर अब कर दिया गया श्री विजयपुरम। अब इसके बाद में कुछ पासेज के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। एक यहां पर अंडमान और निकोबार क्षेत्र में है डंकन पासेज। आप अगर अपनी एटलस को खोल के इस समय बैठे तो और ज्यादा बेहतर तरीके से चीजों को लोकेट कर पाएंगे। तो डंकन पासेज जो है वो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच का वाटरवे है, और इसी प्रकार जो निकोबार और अंडमान, इन दोनों के बीच में अगर एक चैनल देखोगे या पासेज देखोगे तो वो कहलाता है 10 डिग्री चैनल। अंडमान और निकोबार जो है वो भारत के साउथ ईस्ट वाले हिस्से में है, बे ऑफ बंगाल में है, और इसके नजदीक इधर जो है वो थाईलैंड और इंडोनेशिया वाले क्षेत्र पड़ते हैं। तो ये थाईलैंड और इंडोनेशिया वाले क्षेत्र के नजदीक है बिल्कुल।
इधर इसके पूर्व में देखोगे तो अंडमान सागर है और पश्चिम में देखोगे तो हिंद महासागर वाला एरिया है पूरा। तो ये इसके कुछ फिजिकल फीचर्स की बात हमने की। इसके अलावा यहां पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने काम में आती है यहां पर पाई जाने वाली कुछ ट्राइब्स। यहां पर निकोबारी, ग्रेट अंडमान, सोमपेन, जारवे, सेंटिनलीज ऐसी कुछ प्रजातियां पाई जाती है। इन प्रजातियों में भी भारत सरकार के द्वारा पीवीटीजी घोषित की गई है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, जिनको पीवीटीजी कहते हैं। तो यहां अंडमान और निकोबार में जो द्वीप में जो जनजातियां हैं, ये सारी मेंगेलोइड ओरिजिन, यानी कि जो चाइना, कंबोडिया, थाईलैंड, यहां पर जो लोग रहते हैं जैसे, उनसे मिलती जुलती जनजातियां यहां पर हैं। और ये सारी जो चूंकि पुराने तरीके से रहती है इसलिए ट्राइबल ग्रुप है। और भारत सरकार की एक स्कीम है कि जो ट्राइबल ग्रुप इकोनॉमिकली, सोशली, हेल्थ सब तरीके से पिछड़ी हुई है, उनके विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए और उन्हें दर्जा दिया गया है पीवीटीजी, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। अब मेरा आपसे सवाल है कि राजस्थान की एकमात्र कौन सी जनजाति है जिसको भारत सरकार ने पीवीटीजी का दर्जा दिया है? अगर आपको इसका सही आंसर है तो वीडियो को पॉज करो और अपने कमेंट सेक्शन में उसका नाम आप लिख के जरूर बताएं। तो पीवीटीजी एक इंपॉर्टेंट एग्जाम के हिसाब से अपना कंसेप्ट है। तो यहां पर निकोबारी जो जनजाति है उसको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी चाहे सेंट्रलीज हो, जारवे हो, ओंग हो, ग्रेट निकोबारी, ये सारी की सारी जो जनजातियां हैं ये पीवीटीजी में आती हैं। मतलब भारत सरकार इनको, इनके कल्याण के लिए, इनके वेलफेयर के लिए विशेष रूप से ध्यान दे रही है। तो ये कुछ बातें अपन ने इसके बारे में की। सैडल पीक की बात की, इंदिरा पॉइंट की बात की, डंकन पासेज की बात की, 10 डिग्री चैनल की बात की, स्वराज और शहीद द्वीप की बात की, और यहां पर अपन ने बैरन आइलैंड की और नारकोंडम आइलैंड की बातें की। ये खूब सारी बातें अपन ने की है इसके बारे में। इसके बाद यहां पर एक चीज और अगर अपन इसमें देखें तो केंद्र शासित प्रदेश है और केंद्र सरकार के द्वारा सीधा इसका जो है वो एक तरीके से रेगुलेशन किया जाता है, प्रशासन चलाया जाता है। तो ये इसके बारे में जो मैंने आपको महत्वपूर्ण बातें बताई, ये सारी बातें इसमें हैं। लगभग 836 छोटे मोटे द्वीप हैं जिनमें से 38 के ऊपर स्थायी रूप से लोग बसे हुए हैं। और डंकन पासेज की बात की, इंदिरा पॉइंट की बात की, जो वो ग्रेट निकोबार, जो जिसके बारे में आज ये हम खबर करने वाले हैं, उस ग्रेट निकोबार का जो लोकेशन है वो इंडिया के सबसे साउथ पॉइंट पर है और वहीं पर इंदिरा पॉइंट वहां पर स्थित है। इसकी सबसे लंबी चोटी, ऊंची चोटी सैडल पीक है। यहाँ पर ज्वालामुखी, बैरन आइलैंड और नारकोंडम आइलैंड पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ट्राइब्स के रूप में ग्रेट अंडमानी, जारवा, ओंगे, सेंट्रलीज, निकोबारी और सोमपेन। अगर निकोबारी को छोड़ दिया जाए तो सारी पीवीटीजी के रूप में वर्गीकृत है। प्रमुख द्वीपों में अगर देखोगे तो आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, रोस द्वीप जिसका नाम है शहीद और स्वराज आइलैंड जो अपनी आजादी से जुड़े हुए। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। क्यों बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है? क्योंकि अंडमान वाला जो क्षेत्र है वो बिल्कुल इक्वेटर से ऊपर यानी कि ट्रॉपिकल एरिया में आता है और ट्रॉपिकल एरिया में पूरे साल बरसात होती है और तापमान में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता और इसलिए यहां पर पाई जाने वाली वनस्पति है वो सदाबहार एवरग्रीन फॉरेस्ट है, या फिर उनको कहे जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यहां पाए जाते हैं। हम जानते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है और यहां पर भी अनेकों प्रकार की पेड़ पौधे, जीव जंतुओं की प्रजातियां पाई जाती है। और इसी संदर्भ में भारत सरकार ने अंडमान और निकोबार क्षेत्र में खूब सारे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर की है। हम जानते हैं ग्रेट निकोबार जो है वो भारत का एकमात्र स्थान है जो सुंडालैंड, जो हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, उसका हिस्सा है। दूसरा, यहां पर खूब सारे जो है वो ग्रेट निकोबार वाले एरिया को हमने बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में डिक्लेयर किया है। इसके अलावा यहां पर जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क है उनमें एक का नाम है महात्मा गांधी, दूसरे का नाम है रानी झांसी। तो महात्मा गांधी और रानी झांसी के नाम पर साउथ अंडमान को जो वो डिक्लेयर किया गया है नेशनल पार्क। इसके अलावा यहां पर एक चीज आप याद रखें, कंफ्यूज मत हो जाना, माउंट मणिपुर। ये माउंट मणिपुर जो नेशनल पार्क है ये अंडमान और निकोबार द्वीप में जो साउथ निकोबार है, साउथ अंडमान है वहां पर स्थित है। और एक जो नॉर्थ अंडमान में सैडल पीक है, सबसे ऊंचाई वाला क्षेत्र, उसको जो है वो नेशनल पार्क का दर्जा है। तो दो तो अपनी हस्तियों के नाम पर, महात्मा गांधी के नाम पर, रानी झांसी के नाम पे, एक जो है वो माउंट मणिपुर और एक है सैडल पीक। ये चार बहुत महत्वपूर्ण नेशनल पार्क यहां पर डिक्लेयर किए गए हैं। तो ये तो बात हुई अंडमान और निकोबार की बेसिक सी जानकारी। अब यहां पर इस खबर को हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहां पर हम देखेंगे इसके मैप में, तो मैप में अपने को दिखाई देगा, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं इधर। तो ये जो सबसे लास्ट वाला पॉइंट है ग्रेट निकोबार,
इस ग्रेट निकोबार में भी साउथ वाली जो टिप है, इसका नाम है गैलाथिया बे। इस गैलाथिया बे के ऊपर भारत सरकार की योजना है कि 4 बड़ी महत्वपूर्ण संरचना या डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट यहां चलाए जाएं। इन 4 प्रोजेक्ट में एक प्रोजेक्ट है पोर्ट का, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से होते हुए जो जहाज गुजरते हैं, वो जहाज यहां पर आकर रुके, उनके ऊपर जो माल लोड है, जो कंटेनर लोड है, वो यहां पर उतारने की सुविधा हो, और जो खाली जहाज है उनको वापस से लोड करने की सुविधा हो, प्लस उन जहाजों की मेंटेनेंस, उनकी वर्कशॉप से संबंधित सुविधाएं हो। तो सबसे पहले तो यहां पर इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट व्यवस्था की जा रही है। दूसरा, यहां पर सिविलियन और आर्मी के यूज के लायक एयरपोर्ट डेवलप किया जा रहा है। तो पहला तो पोर्ट हो गया, दूसरा एयरपोर्ट हो गया। तीसरी, यहां पर एक टाउनशिप विकसित की जा रही है, उस टाउनशिप में हजारों लोग एक साथ में रह सकते हैं। और चौथा, पोर्ट, एयरपोर्ट और टाउनशिप को लगातार जो बिजली चाहिएगी, उस बिजली के लिए पावर प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं जो हाइब्रिड नेचर का होगा। हाइब्रिड नेचर के पावर प्लांट कौन से होते हैं? जिनमें 2 सोर्स से बिजली बनाई जा सके। और यहां पर जो हाइब्रिड पावर प्लांट होगा उसमें सोलर एनर्जी और गैस से चलने वाले पावर प्लांट जो है वो चल पाएंगे। तो टोटल 4 बातें कौन सी? यहां पर ग्रेट निकोबार का जो साउथ टिप है गैलाथिया बे, वहां पर 4 डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट भारत सरकार विकसित करना चाहती है। एक तो पोर्ट, दूसरा एयरपोर्ट, तीसरी टाउनशिप और चौथा यहां पर पावर प्लांट। तो इन चारों चीजों को यहां पर डेवलप अगर करते हैं तो उसको लेकर कुछ चिंताएं भी हैं, और उन चिंताओं को लेकर अभी कोलकाता हाई कोर्ट में एक पीआईएल लगाई गई है। पीआईएल क्या होती है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका। जनहित याचिका कोई भी भारत का व्यक्ति जो सामाजिक और ब्रॉडर इंटरेस्ट में लोगों के हित प्रभावित होते हैं तो लगा सकता है। भारत का संविधान आर्टिकल 32 के तहत किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल लगाने की शक्ति देता है, और आर्टिकल 226 के तहत राज्यों के हाई कोर्ट के अंदर पीआईएल लगाने की अनुमति देता है। अब ये जो यहां पर ग्रेट निकोबार वाले इस डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट को लेकर पीआईएल लगाई गई है, वो चूंकि ग्रेट अंडमान और निकोबार का खुद का तो कोई हाई कोर्ट है नहीं, तो इनका हाई कोर्ट लगता है कहां पर? कोलकाता। तो कोलकाता हाई कोर्ट में पीआईएल लगाई गई है कि जज साहब, यहां पर जो ये विकास की परियोजना चल रही है इसकी वजह से बहुत सारे खतरे हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। तो पूछा जाए अगर आपसे कि क्या खतरे हैं, तो सबसे पहला खतरा यहां पर समझ 3 भागों में बांट सकते हैं। तो सबसे पहला खतरा तो यहां समझ में आता है कि ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया है और हाई बायोडाइवर्सिटी वाला जोन है। तो यहां पर अगर विकास करोगे तो बहुत सारे पेड़ काटने पड़ेंगे, लाखों करोड़ों की संख्या में, और उससे हजारों साल पुराने जो विकसित वन है उनका नुकसान होगा। दूसरा, इस वनों में रहने वाली प्रजातियों का नुकसान होगा। खास करके यहां पर 10 के आसपास ऐसी प्रजातियां हैं जो यूनिक सिर्फ यहीं पाई जाती है, एंडेमिक स्पीसीज हैं, और अगर इन क्षेत्रों को साफ कर दिया गया तो उन प्रजातियों का नुकसान होगा। खास करके 2 नाम बड़ी चर्चा में हैं, इसलिए आपको उनके बारे में याद रखना चाहिए। एक तो मुर्गी जैसी दिखने वाली, जिसका नाम है निकोबार मेगापोड, वो जो एक प्रजाति है पक्षी की। आप अभी इसको पोज करके और इसको गूगल पे टाइप करके इसकी फोटोग्राफ जरूर देखें, जिसका नाम है निकोबार मेगापोड। और दूसरा, यहां पर एक कछुए की विशेष प्रजाति है जिसका नाम है लेदर बैक टर्टल। ये दोनों ही प्रजातियां यहाँ की आइकॉनिक स्पीसीज हैं, और ये ग्रेट निकोबार वाला गैलाथिया बे क्षेत्र है, ये इनकी नेस्टिंग साइट है, मतलब ये यहाँ पर अंडे देते हैं, रहते हैं। और अगर इस जगह को साफ कर दिया गया, यहाँ पर कुछ किया गया, तो इसके चलते ये प्रजातियां बहुत सारी विलुप्त हो जाएंगी। पहली चिंता तो है बायोडाइवर्सिटी की। दूसरी चिंता यहां पर है कि इस एरिया में जो ट्राइबल लोग रहते हैं, वो ट्राइबल लोगों को यहां से डिसलोकेट करना पड़ेगा, दूसरी जगह पर बसाना पड़ेगा। और ये लोग जो अभी तक मुख्य धारा के लोगों के संपर्क में नहीं आए, तो यहां पर हलचल बढ़ेगी, तो इन लोगों की जो एक तरीके से रहन सहन, खान पान या जीवन शैली है वो प्रभावित होगी। दूसरा, ये लोग अभी तक मुख्य धारा के लोगों के संपर्क में नहीं आए, तो हो सकता है कि इन लोगों को विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस का सामना करना पड़े, और जिससे इन लोगों की बहुत थोड़ी सी जो जनसंख्या बची है वो विलुप्त हो जाए। तीसरा, ये क्षेत्र जो है वो भूकंप वाले एरिया, सुनामी वाले क्षेत्र, या एक तरीके से बायोडाइवर्सिटी के नुकसान के साथ साथ में जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र का जल स्तर उठाव और इस तरीके के चैलेंजेस से भी जुड़ा हुआ है। तो कुल मिला के 3 भागों में, सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी का नुकसान, दूसरा जनजातियों का नुकसान, और तीसरा यहाँ की लोकल इकोलॉजी, जिसमें जो है वो समुद्रों का जल स्तर बढ़ना या सुनामी, चक्रवात, तूफान, इस तरीके की समस्याओं का सामना करना। इसके चलते जो है वो यहाँ पर पीआईएल लगाई गई है। कहां पर? कोलकाता हाई कोर्ट में। तो कोलकाता हाई कोर्ट में जो पीआईएल लगाई गई है, उसी के आलोक में हम
इस खबर का एनालिसिस करते हैं और फिर उसके बाद सरकार ने इस प्रोजेक्ट को लेकर क्या सफाई दी है, सरकार ने किन बातों का ध्यान रखा है, उसमें सरकार का पक्ष भी हम रखेंगे और अल्टीमेटली लास्ट में वे फॉरवर्ड कि सरकार को किन बातों का ध्यान रखते हुए विकास करना चाहिए। यानी कि हम विकास तो करें लेकिन पर्यावरण का भी साथ में ध्यान रखें। तो ये इसकी खबर है। अब इस खबर में जो आधार बनाया गया है वो ये कहा गया है कि सरकार के द्वारा ये जो गैलाथिया बे ग्रेट निकोबार में जो विकास परियोजना चला रही है इसमें उल्लंघन हुआ है किसका, 2006 का पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया फॉरेस्ट राइट एक्ट। ये फॉरेस्ट राइट एक्ट या वन अधिकार अधिनियम क्या है? ये वन अधिकार अधिनियम अपने देश में वनों में रहने वाले आदिवासी या ट्राइबल लोगों को अधिकार देता है कि उनके अगर वन क्षेत्र में सरकार कोई भी विकास परियोजना चलाती है तो यहाँ के ट्राइबल लोगों से, ट्राइबल पीपल से पहले सरकार विचार विमर्श करेगी, इनकी सहमति लगेगी और अगर ये लोग खुश होते हैं, राजी होते हैं, इनके पांचों कपड़े राजी होते हैं और ये खुद की जो है वो इच्छा से इस जगह को खाली करके दूसरी जगह बसना स्वीकार करते हैं और इन्हीं की शर्तों पर ये विकास को अंतिम रूप से मंजूरी मिलती है तो सरकार ये योजना चलाएगी, नहीं तो इनको जबरदस्ती उस जगह से हटा के कोई विकास कार्य नहीं किया जाएगा। ये अधिकार वनवासियों को दिया जाता है FRA 2006 के तहत। अब यहां पर PIL में आरोप लगा है कि सरकार ने ये जो FRA 2006 के तहत वनवासियों का या जनजातियों का जो प्रतिनिधित्व है बोर्ड बनाया गया और जिससे अनुमति ली गई वो फर्जी है। उन्होंने सही तरीके से जो लोकल वहां के ओरिजिनल जनजातियां हैं उनके लीडर के साथ बैठ के कोई डिस्कशन नहीं किया और इसमें सरकार ने थोड़ा बहुत झोलमोल किया है और उसके चलते जो है वो उनको बिना सही तरीके से इन्फॉर्म किए इस विकास परियोजना को सरकार चलाना चाहती है। तो इस चुनौती के अंदर जो है वो जो बात की गई है विकास परियोजना जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके बारे में कुछ एग्जाम लाइक पॉइंट अपने को ध्यान रखने चाहिए कि सरकार जो ग्रेट निकोबार में परियोजना चला रही है विकास की उसका जो है वो पहल है सरकार की वो है आइलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम और उस आइलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ग्रेट निकोबार में सरकार के द्वारा सिविलियन और आर्मी वाला जो एयरपोर्ट बनाया जा रहा है वो अपने को एक तरीके से हिंद महासागर में मजबूती देगा क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये मलक्का स्ट्रेट के पास है जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार है जहां से होके लगभग हर साल 94,000 समुद्री जहाज गुजरते हैं और वहां पर अगर अपन प्रेजेंस दिखाएं तो उस जगह पर अपनी एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग के ऊपर उपस्थिति अपने को एज दिला सकती है किसी क्राइसिस के टाइम पर। और दूसरा, अगर हम उस जगह पर पोर्ट और एयरपोर्ट विकसित करेंगे तो टूरिज्म और जो जहाजों का आना जाना वहां होगा उस दौरान जो रेवेन्यू जनरेट होगा उससे अपने देश को फायदा होगा। अब ये जो ग्रेट निकोबार वाला डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट चलेगा उसके लिए एक कॉरपोरेशन बनाया गया है जिसका नाम है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। जैसे अपने जयपुर के लिए जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है वैसे ही पूरे अंडमान और निकोबार आइलैंड के लिए इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन विकसित किया गया है। इस का उद्देश्य, आइलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम का उद्देश्य है कि ग्रेट निकोबार को स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से विकसित करके हम पूरे साउथ ईस्ट एशिया में अपनी मजबूत प्रेजेंस और साथ में इकोनॉमिक बढ़त को हासिल करें। और इसके तहत जो ग्रेट निकोबार वाली विकास परियोजना है उसमें ये जो 4 काम किए जाएंगे, पोर्ट, एयरपोर्ट और टाउनशिप और वो जो अपना पावर प्लांट है, उसके लिए टोटल जमीन की जरूरत पड़ेगी 166.10 वर्ग किलोमीटर, जिनमें से 33.35 वर्ग किलोमीटर जमीन तो मुख्य भूमि की है जहां पर लोग रहते हैं, रेवेन्यू लैंड जिसमें जो लोगों ने पट्टे हैं, खेत हैं, उनके घर हैं, और बाकी बची हुई 130.75 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है। यानी कि इतने एरिया में तो अपने को वन काटने पड़ेंगे, इतने एरिया में ऑलरेडी लोग रहते हैं। तो ये इसके बारे में बेसिक सा इंट्रोडक्शन हमने ग्रेट निकोबार डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के बारे में बात की। अभी इस ग्रेट निकोबार डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट में जो 4 बातें होंगी उनके बारे में, एक तो ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ग्रीनफील्ड यानी कि पहली बार बनता है, ब्राउनफील्ड यानी कि जो पहले से बना उसका एडवांसमेंट। इस ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की बात यह होगी कि यहां पर 4,000 लोग हर घंटे एक तरीके से आ जा सकेंगे या उनकी हैंडलिंग होगी। दूसरा, यहां पर इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल। इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल क्या होता है? एक तरीके से पोर्ट है जहां पर आते जाते जहाज, अगर कोई बाहर से आ रहा है तो अपना माल अनलोड करने की सुविधा, और यहां पर खाली जहाज है तो उसमें माल अपलोड करके दूसरी जगह जाने की सुविधा, एक तरीके से पोर्ट। इसकी इतना लंबा चौड़ा और विकसित टाइप का ये पोर्ट विकसित किया जाएगा जहां पर 14.2 मिलियन जो 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट जो है उनको हैंडल किया जा सके।
देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जो जहाज होते हैं, उनमें सामान रख के जो कंटेनर भेजे और मंगवाए जाते हैं, उन कंटेनर का साइज स्टैंडर्ड होता है। क्योंकि एक से ज्यादा देशों में ये कंटेनर आते जाते हैं और वहां पर इन कंटेनर को उठाने रखने के लिए जो मशीनें वगैरह डिजाइन की जाती हैं, तो वो डिजाइन यूनिवर्सली एक जैसा है। और इन कंटेनर की जो लंबाई होती है वो लगभग 20 फीट होती है। कुछ 40 फीट के भी होते हैं, बट स्टैंडर्ड साइज 20 फीट होती है। तो 20 फीट के ऐसे कंटेनर कितने? 14.2 मिलियन, यानी मिलियन मतलब 10 लाख, इंटू 10 कर दो इसको। इतने जो है वो यूनिट हम इस अपने एयरपोर्ट के ऊपर आसानी से हैंडल कर सके, इतनी क्षमता मशीनरी हम यहां पर लगाएंगे। तो एक तो एयरपोर्ट हो गया 4000 लोगों का, दूसरा 20 फीट वाले ये जो कंटेनर हैं उनकी वहन करने की क्षमता 14.2 मिलियन। इसके बाद टाउनशिप, वहां पर लोगों को सुनियोजित एक तरीके से नगर प्लानिंग करेंगे और ये दूरी होगी 16,610 हेक्टेयर में ये टाउनशिप विकसित होगी। और इसके अलावा एक पावर प्लांट जिसमें 450 मेगा वोल्ट एम्पियर की क्षमता, जो हाइब्रिड नेचर का होगा, मतलब प्राकृतिक गैस और सौर ऊर्जा के स्वच्छ स्रोतों से चलेगा। तो ये तो हुई इस प्रोजेक्ट की बेसिक बात। अब इसकी जो चिंताएं अपन बात कर रहे थे, जिसको लेकर कोलकाता हाई कोर्ट में पीआईएल लगाया, एक तो पर्यावरणीय चिंता, जिसमें सबसे बड़ी चिंता है बायोडायवर्सिटी का नुकसान। अब बायोडायवर्सिटी के नुकसान में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे पेड़ पौधे तो काटने ही पड़ेंगे, और पेड़ पौधे काटे जाएंगे तो ग्रेट निकोबार जो सुंडा लैंड बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट और ग्रेट निकोबार जो अपना बायोस्फीयर रिजर्व है, उसकी बुरी तरीके से प्रभावित होगी। वन्य जीवों पर बुरा प्रभाव पड़ेगी। तो 10 जो लुप्त प्राय प्रजातियां हैं उनका नुकसान होगा, खास करके वो मुर्गी जैसी प्रजाति जिसका नाम है निकोबार मेगापोड, और एक लेदर बैक सी टर्टल, ये जो कछुआ है, उसकी नेस्टिंग साइट खत्म हो जाएगी। मतलब ये कछुआ पानी से निकलकर और जो सैंडी बीच है, किनारे पर जो रेतीला क्षेत्र है, वहां पर गड्ढा करता है और अपने अंडे देता है। इसकी खास बात क्या है? ये कछुआ दुनिया में समुद्र में कोई से भी हिस्से में हो, अपने अंडे देने वहीं आते हैं जहां पर इनका खुद का जन्म होता है। तो ये उसी तरीके का कछुआ है और ये उसके ऊपर बुरी असर पड़ने वाला है। उसके बाद अगला है जनजातियों से संबंधित, क्योंकि ये मैंगलोइड नस्ल की बहुत सारी जनजातियां यहां पर पाई जाती है, और इसमें अगर निकोबारी को छोड़ दिया जाए तो सारी पीवीटीजी हैं और इनके ऊपर बुरा असर पड़ेगा। एक ये भी आरोप लगाया गया इसमें कि फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के तहत आदिवासियों का जो अधिकार है कि उनको जबरदस्ती वनों से विस्थापित नहीं किया जा सकता, वो यहां पर किया जा रहा है, ये इसमें लिखा गया है। इसके अलावा जो क्लाइमेटिक जो चिंताएं हैं, क्योंकि ये भूकंपीय दृष्टि से संवेदनशील है, सुनामी, चक्रवात, भूकंप आते रहते हैं, तटीय कटाव और जलवायु परिवर्तन, और जो समुद्रों के किनारे वाले क्षेत्रों पे जल क्षेत्र लगातार जो स्तर बढ़ता चला जा रहा है, उसकी वजह से इन आइलैंड के ऊपर एक संकट पैदा हो रहा है। अब भारत सरकार ने जो इस तरीके की जो चिंताएं हैं उनको दूर करने के लिए क्या क्या सफाई दी है, क्या क्या बातें कही है, तो कहा गया कि भारत सरकार अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट और देश की आर्थिक सुरक्षा और रणनीतिक बढ़त के दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए इस प्रोजेक्ट को अनुमति दी है। यहाँ पर बंदरगाह अगर हम बनाएंगे तो उससे क्या होगा कि हम बहुत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के ऊपर अपनी एक मजबूत पकड़ बनाएंगे, और इसको बनाते टाइम पर हमने पर्यावरण और स्थानीय लोगों की जो है वो विशेष जो है एक तरीके से कोऑर्डिनेशन करने का प्रयास किया है। इससे पहले ऐसे संवेदनशील जो विकास परियोजनाएं होती है उनके लिए सरकार के कुछ नियम बने हुए हैं। जैसे एक नियम है एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन। तो पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के जो 2006 और 2020 के नोटिफिकेशन है, उनका ध्यान रखते हुए सारी शर्तों को पूरा किया गया है। इसके अलावा अपने देश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान है आईआईएससी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, उसके एक्सपर्ट को बुला के सर्वे करवाया गया, उनकी राय ली गई है। एक वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ देहरादून है, उनके एक्सपर्ट की राय ली गई है। एक जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उनकी राय ली गई है। एक अपने सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री जो बॉम्बे के अंदर है, जो इस तरीके के पर्यावरणीय क्षेत्रों से एक्सपर्ट है, उनकी राय ली गई है। तो इतने सारे लोगों की राय लेके उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए इस प्रोजेक्ट को डिजाइन किया गया है, और उसके बाद ही इसका जो है वो अपन शुरुआत कर रहे हैं। तो इसलिए बिना काम की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, सरकार ने कहा कि हम बहुत ही छोटे से क्षेत्र पर ये विकास परियोजना चला रहे हैं। पूरे अंडमान और निकोबार के एरिया को अगर 100% माना जाए तो उसका सिर्फ 1.82%, हालांकि सरकार यहां पर ग्रेट निकोबार वाले आंकड़े को छिपा के सफाई से पूरे क्षेत्र के संदर्भ में यह बात कह रही है। तो पूरे अंडमान निकोबार के क्षेत्र का सिर्फ 1.82%, अगर सिर्फ ग्रेट निकोबार वाले को जोड़ोगे तो मेरे हिसाब से शायद 15% के आसपास कहीं बैठता है ये। लेकिन पूरे के संदर्भ में देखो तो बहुत छोटा सा एरिया है जिसके ऊपर विकास कर रहे हैं। बाकी पे तो अभी से ही वन लगे हुए। और इसके बाद जो है
वो इस विकास परियोजना में 166.10 वर्ग किलोमीटर जो भूमि हम काम में ले रहे हैं, उसमें जो फॉरेस्ट वाली है उसमें जनजातीय आरक्षित क्षेत्र जो है वो 73.07 क्षेत्र के रूप में सरकार ने नोटिफाई किया है। इसके बदले में हम दूसरी जगह पर क्षेत्र इससे भी ज्यादा जमीन जो है वो नई दूसरी जो जगह है उसको जनजातीय क्षेत्र के रूप में नोटिफाई कर रहे हैं। एक सरकार के द्वारा सन 2016 में एक्ट बनाया गया था जिसका नाम था कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड एक्ट, जिसके तहत एक संस्था भी बनी है जिसका नाम है कैंपा, कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन मैनेजमेंट फंड जो अथॉरिटी। ये कैंपा जो है वो काम क्या करती है कि एक जगह पर विकास के लिए अगर पेड़ों को काटा जाए तो उतने की उतने पेड़ किसी दूसरी जगह पर लगाए जाते हैं। और उसके लिए शर्त क्या है कि जहां से पेड़ों को काटा जा रहा है वहां पर अगर 75% से ज्यादा हिस्सा पहले ही वनों से ढका है तो उस जगह पर अगर कुछ पेड़ काट दिए जाए तो ऐसी दूसरी जगह पर पेड़ लगा दिए जाए जहां पर ऑलरेडी वन कम है। तो अब ग्रेट निकोबार में जो पेड़ काटे जाएंगे उसके कंपनसेशन क्षतिपूर्ति में जो भारत में 2016 में एक्ट बना था उसकी क्षतिपूर्ति में हरियाणा और आसपास के क्षेत्रों में फॉरेस्ट लगाए जाएंगे। तो ये बात भी यहां पर कही गई है। उसके बाद में एक पेड़ मां के नाम अभियान में इस ग्रेट निकोबार वाले में अब तक 2.4 मिलियन यानी कि 24 लाख के आसपास पेड़ पौधे लगाए जा चुके हैं। और आदिवासियों के कल्याण से संबंधित जो है वो हम बहुत सारी नई योजनाएं जो है वो चला रहे हैं ऑलरेडी, जारवा के लिए, सोमपेन के लिए, और वो सारे काम हम कर रहे हैं। इसलिए बहुत ज्यादा तनाव लेने की जरूरत नहीं है। और साथ में जो जलवायु और भू एक तरीके से वहां पर भूकंप वगैरह की जो आप समस्या बता रहे हो तो उन सब चीजों को ध्यान में रख के ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है। और चक्रवात, सुनामी, इस तरीके की बुरी जो घटनाएं होती हैं उनका असर ना पड़े उन सब चीजों को भी ध्यान में रखा जा रहा है। बिजली वगैरह की सप्लाई के लिए भी हम सारे काम कर रहे हैं। इस परियोजना को लागू करने के बाद हमें क्या एडवांटेज मिल जाएगा? तो एडवांटेज ये मिल जाएगा, ये एक तो अपने को स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़त मिलेगी क्योंकि अपनी प्रेजेंस मलक्का स्ट्रेट के पास होगी, अंतरराष्ट्रीय व्यापारी मार्ग के पास, और प्लस इकोनॉमिक रूप से अपने को फायदा होगा। एक जो है वो अपना विश्व आर्थिक मंच उसके अनुसार इस देश में इस हिस्से से जो ये हिस्सा है निकोबार के पास पड़ता है उसमें पर वर्ष प्रत्येक वर्ष 94,000 जो जहाज हैं पानी वाले वो विभिन्न प्रकार के देशों के वो यहां से गुजरते हैं, जो पूरी दुनिया में लगभग वस्तुओं का 30% व्यापार और समुद्री तेल का 1/3 हिस्सा इससे इसी मार्ग से व्यापार होता है। और अगर ऐसी जगह पर अपना कोई पोर्ट हो, एयरपोर्ट हो, तो उस जगह पर अपने पास एक एडवांटेज होगा। इससे क्या होगा, जल मार्गों पर निगरानी रखना, मान लो वहां पर कोई भी ऐसे पायरेट्स या कोई दूसरे एडवांटेज लेना चाहे तो अपनी भी एक स्ट्रॉन्ग मजबूती वहां पर होगी, तो अपने को बेनिफिट होगा। प्लस हम चाइना की मोतियों की माला नीति, स्टिंग ऑफ पल्स, जो चारों तरफ से पोर्ट और एयरपोर्ट से अपने को घेरने की कोशिश कर रहा है खास करके हिंद महासागर में, उसको काउंटर करने में भी अपने को मदद मिलेगी। प्लस इसके अलावा जो ऑलरेडी अपने पास पोर्ट ब्लेयर के अंदर तीनों सेनाओं की ज्वाइंट कमांड पहले से ही उपस्थित है, जो एयरफोर्स, नेवी और जो है वो अपनी आर्मी, इन तीनों की। इसके अलावा अपना यहाँ पर जो भारतीय नौसेना का एक आईएनएस बेस पहले ही एयरफोर्स का स्टेशन है, आईएनएस बाज, ये पहले से ही जो है वो नेवी का जिससे नेवी के जहाज उड़ सके और टेक ऑफ कर सके, वो सारी सुविधा पहले से ही कैंपवेल बे में यहाँ पर है। और इसके अलावा जो हम हिंद महासागर में जो इंटरनेट की केबल और वो सब हैं उनके सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाएंगे। इसके अलावा इकोनॉमिक इंपोर्टेंस तो यहाँ पर है ही, ट्रांसशिपमेंट बनेंगे तो रेवेन्यू में वृद्धि होगी, व्यापारिक हिस्से कोलकाता के हब्बन टोटा और जो वो मलेशिया के और दूसरे सिंगापुर के बंदरगाहों को कंपटीशन में हम ज्यादा बेहतर मशीनों के जहाजों के निर्माण, शिपिंग, लॉजिस्टिक के क्षेत्र में अपना होगा और टूरिज्म के क्षेत्र में वृद्धि होगी। अब ये सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन हमें अगर पूछा जाए आप क्या सजेस्ट करते हो, तो हम कहेंगे सरकार विकास करे, रणनीतिक रूप से अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करे, चाइना को काउंटर करे, मलेशिया, सिंगापुर और जो श्रीलंका के पोर्ट है उनको भी काउंटर करे, लेकिन बायोडायवर्सिटी और जनजातियों का भी ध्यान रखे। जो अपने देश के नियम, कायदे, कानून हैं उन्हीं के तहत सब चीजों को किया जाना चाहिए। तो यही अपन वे फॉरवर्ड इसके अंदर कर रहे हैं। उसके बाद में आप जो है वो मुझे कुछ क्वेश्चन सोल्व करके बताओ। तो अंडमान निकोबार का बेसिक तो अपने वेरी फर्स्ट शुरुआत में कर ही लिया था। अब उसके बाद में आप मुझे एमसीक्यू जो संभावित है उसका आंसर ढूंढो पहले, और फिर उसके बाद में कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख के बताओ। पहला ठीक है, दूसरा ठीक है, तीसरा ठीक है, चौथा कोयला नहीं है, हाइब्रिड है, सोलर और गैस आधारित। तो क्या इसका आंसर आएगा, उसको टिक करके आप मुझे बताओ। फिर उसके बाद में
आपके ज्योग्राफी वाले सेक्शन और एनवायरनमेंट वाले सेक्शन में करंट अफेयर के हिसाब से दो जो मेंस के अपने क्वेश्चन बनते हैं, उनको एक बार पढ़ो और सही आंसर लिखो, इसका बैलेंस आंसर लिखो और चेक कराओ। अगर आप यहां पर हो तो अपने कॉपी चेक करने वाली टीम है, उससे आप चेक करवाएं, इंटरेक्ट करें उनसे और नए आइडिया लें। और अगर आप कहीं पर दूर रिमोट एरिया में तैयारी कर रहे हैं और ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन आपके पास है, तो आप उसमें अपने ऑनलाइन इस क्वेश्चन को सबमिट करें और उसके ऊपर कमेंट प्राप्त करें। इंग्लिश में भी ये वाला अपना है। तो इस सारे क्वेश्चन की पीडीएफ आपको मिल जाएगी अपनी स्प्रिंग बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, और स्प्रिंग बोर्ड का ऑफिशियल जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों खूब सारा पढ़िएगा। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में। बहुत धन्यवाद आप सभी का।